ये कहानी है एक इचिरो नाम के गरीब लड़के की जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वो एक प्रोग्रामर है जो दिन रात काम करता है और थक कर सो जाता है, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक दूसरी दुनिया में रिकार्नेट हो जाता है, जहाँ पे उसे एक सिस्टम और कुछ चीट स्किल मिलती हैं, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर ओवर पावर बनने के सफर पर निकल जाता है। कहानी की शुरुआत में हमें हमारा मेन कैरेक्टर सुजुकी को दिखाया जाता है। वो एक ऐसी कंपनी में काम करता था जहाँ पर गेमिंग प्रोग्राम डिजाइन किए जाते हैं। तभी उसके पास एक उसका मोटा दोस्त आता है। वो उसे बताता है कि हमें डेडलाइन कंप्लीट होने से पहले ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा। इतना कहने के बाद उसका दोस्त यहाँ से चला जाता है, जहाँ पे इचिरो को काम करते करते रात हो जाती है। जहाँ पर पूरी रात काम करने के बाद इचिरो उस गेम को टेस्टिंग करने के लिए तैयार कर लेता है। काम खत्म करने के बाद वो यहाँ पे काफी थक जाता है, तो वह जाके ऑफिस में ही सो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक अजीब दुनिया में आ गया था। वो अपने चारों ओर देखता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो यहाँ पर कहाँ है। पहले उसे लगता है कि वो शायद सपना देख रहा है, और जब वो अपना फोन देखता है तो उसमें कोई भी नेटवर्क नहीं होता है। जिसके बाद वो अपना फोन में चेहरा देखता है और उसकी फोटो लेता है। वहाँ से उसे पता लगता है कि उसकी एज काफी कम हो गई है, पर उसे अभी तक ये सब एक सपना लग रहा था। पर उसे एक बात बहुत अजीब लगती है, जिस गेम को वो डिजाइन कर रहा था उसके कंट्रोल उसके सामने थे। फिर वो अपने कंट्रोल्स को यूज करता है जो कि अच्छे से काम कर रहे थे। ये सब देख के उसे एक बात तो समझ आ गई थी कि वो एक गेम की दुनिया में रिकार्नेट हो गया है। जिस पर वो एक बात कहता है कि अगर ये गेम है इसमें बग्स और ग्लिचेस तो जरूर होंगे। जिसके बाद वो अपना मैप खोल कर देखता है, जिससे उसे पता लगेगा कि वो किस जगह पे है। जहाँ पर उसे पता लगता है कि वो एक ड्रैगन वैली के अंदर है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर थोड़ी देर में ही काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाएंगे। और वो अपने हथियारों को ढूंढने लगता है, और कुछ ही देर में यहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो उनका लेवल चेक करता है। पर उन सब का लेवल उससे काफी ज्यादा था, इसलिए वो छुपने का ट्राई करता है, क्योंकि अगर उसका लेवल 1 है तो उनसे वो सीधे सीधा नहीं भिड़ सकता। इससे पहले कि वो यहाँ पर छुप पाता, लिजार्ड्स का लीडर उसे देख लेता है और उसके ऊपर एरो शूट करवाने लगता है। तभी इचिरो को एक एरो लग जाता है और उसका खून निकलने लगता है। वो एक बात तो समझ गया था, अगर वो गेम में मरा तो वो हकीकत में भी मर जाएगा, क्योंकि उसे एक छोटी सी चोट से इतना दर्द हो रहा था कि वो जैसे असली दुनिया हो। ये सब देखने के बाद वो अपनी जान बचाने के लिए छुपने लगता है, जिस वजह से उसके सारे अटैक यूज हो जाते हैं। जिसके बाद वो आसमान की तरफ देखता है और एक ग्लिच की वजह से काफी ज्यादा उल्का पिंड गिरने लगते हैं और वो सभी मॉन्स्टर मर जाते हैं। और वो भी वैली में था, जिसके कारण उसके ऊपर भी उल्का पिंड गिरने लगते हैं। जिसके बाद वो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है और देखता है कि उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगा है। कुछ समय बाद यहाँ पर एक मेट्रोइड गिरना बंद हो जाते हैं, और जब वो बाद में वहाँ पर जाकर देखता है तो वहाँ पर काफी ज्यादा बड़े बड़े गड्ढे बन चुके थे, और उसी के साथ वहाँ पे बारिश गिरना भी बंद हो चुकी थी। इतना सब होने के बाद यहाँ पे लिजर्ड का लीडर अभी भी जिंदा था। जिसके बाद वो यूचिरो को एक स्वॉर्ड देता है ताकि युद्ध बराबरी का हो, लेकिन वो स्वॉर्ड इतनी भारी थी कि जिसको पकड़कर यूचिरो ठीक से खड़ा नहीं हो रहा था। जिसके बाद मॉन्स्टर का लीडर इचिरो के ऊपर अटैक करता है, जिससे उसे काफी ज्यादा चोट आ जाती है। अब चोट खाने के बाद वो ये तो समझ गया था कि वो उससे सीधा सीधा फाइट नहीं कर सकता। जिसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए उसके हमलों का डॉज करने लगता है, जहाँ पर इचिरो कहता है कि मैं इस गेम में इतनी आसानी से तो नहीं मरने लगा। जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड फेंकता है, पर इचिरो के एक ही हमले के साथ वो मॉन्स्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। जिसके बाद वो नोटिस करता है कि अचानक ही उसके हाथों में काफी ज्यादा पावर आ गई थी। जिसके बाद वो एक जगह पे बैठ जाता है और सोचता है कि शायद वह इस दुनिया में फंस चुका है। जिसके बाद वो यहाँ पे लॉग आउट का बटन ढूंढने लगता है ताकि वो अपनी असली दुनिया में पहुंच सके। जहाँ पर वो लॉग आउट का बटन ढूंढते ढूंढते थक जाता है और सोचता है कि शायद अब वो इस दुनिया से कभी बाहर नहीं निकल सकता। जिसके बाद उसका ध्यान उसके कंधे की तरफ जाता है और देखता है कि उसकी चोट ठीक हो गई है। जिसके बाद वो अपने स्टेटस को देखता है और देखता है कि उसकी हेल्थ फुल हो गई है और उसका लेवल 310 चला गया है। उसी के साथ उसके सारे स्टेटस मैक्स लेवल पर थे, और तभी वो अपनी मिट्योर वाली स्किल को देखता है जो कि ऑफ थी। फिर वो उसे ऑन करता है और उसे यूज करके देखना चाहता है, क्योंकि उसी ने आज उसकी जान बचाई थी। वो यहाँ पे एक लोकेशन को लॉक करके वहाँ पे एक मीटियोर की बारिश करवा देता है, पर वो मीटियोर काफी बड़े थे जो कि जमीन को टकराकर काफी ज्यादा ब्लास्ट करने लग जाते हैं। जिसके बाद शाम हो जाती है और हम इचिरो को बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो सोचता है कि ये मीटियोर वाली स्किल काफी ज्यादा ताकतवर है, और अगर मैं इस स्किल को बार बार यूज करूँ तो मैं इस गेम का सबसे बड़ा विलन बन जाऊंगा। जिसके बाद वो उस स्किल को ऑफ कर देता है
ताकि वो इस गेम का हीरो बनने की बजाय इस गेम का विलन ना बन जाए। और अब वो यहाँ पे ऐसी जगह पे था जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और उसे अब प्यास लगने लग जाती है। और तभी वो अपनी इन्वेंट्री में चेक करता है कि उसके पास पानी है या नहीं। और जब वो अपनी इन्वेंट्री को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि उसके पास एक से एक बेहतरीन आइटम थे। जिसके बाद वो सोचता है कि मैंने शायद उस लिज़ार्ड को मारा है, जिसके बाद उसे काफ़ी ज़्यादा लूट मिली है। जिसके बाद वो अपने काम की चीज़ पानी को बाहर निकालता है और उसे पीने लगता है। जिसके बाद वो हमें बताता है कि इस बोतल के अंदर अनलिमिटेड पानी है। जिसके बाद उसे अपनी पास्ट की लाइफ याद आती है और सोचता है कि उसकी पास्ट की लाइफ कितनी बेकार थी, क्योंकि उसे 24-24 घंटे काम करना पड़ता था। पर यहाँ ये ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो वो अंबानी को भी खरीद सकता है। जिसके बाद वो अपने स्किल्स पॉइंट्स को गिनने लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा थे। जिसके बाद वो यहाँ पर कैंप फायर लगाकर यहाँ पर आराम करने लगता है, क्योंकि उसे अगले दिन किसी शहर या कोई विलेज जाना था, इसीलिए आराम तो बनता ही है। जिसके बाद अगले दिन वो एक मैप को देखता है और देखता है कि उसके पास एक काफ़ी बड़ा टाउन है। जिसको देखकर वो बोलता है कि ये जगह तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और मुझे तो याद नहीं आ रहा था कि मैंने आखिरी बार इतनी सुंदर जगह कब देखी थी। जिसके बाद वो दौड़कर एक वॉरियर टाउन पहुंच जाता है और जब वो अपना मैप खोलकर देखता है तो वहाँ पर 100 से भी ज़्यादा वॉरियर्स थे। और तभी वो एक ड्रैगन को नोटिस करता है, जिसको देखने के लिए वो हवा में चल जाता है, पर शायद वो भूल जाता है कि वो एक परिंदा नहीं है। जिसके बाद वो नीचे गिर जाता है, पर फिर भी उसके बाद उसको बिल्कुल भी चोट नहीं लगती। और तभी वो उस ड्रैगन के ऊपर एक पत्थर फेंक कर मारता है, जिससे ड्रैगन्स के एक विंग में छेद हो जाता है। ये देखकर वो ड्रैगन भी यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद इचिरो सोचता है कि शायद वो इस दुनिया में अब ओवर पावर हो गया है। जिसके बाद इचिरो अपना मैप खोलकर देखता है कि अब वो ड्रैगन उन वॉरियर्स की तरफ जा रहा है। जिसके बाद वो सोचता है कि ये ड्रैगन मेरी वजह से उनकी तरफ गया है और अब वो उनकी मदद करने के लिए सोचने लगता है। जहाँ पर पहुँचने के बाद वो देखता है कि ये सभी वॉरियर्स इस ड्रैगन के साथ लड़ने में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, पर वो वॉरियर्स यहाँ पर कुछ बोल रहे थे जहाँ पर इचिरो को उनकी लैंग्वेज को समझ नहीं आ रही थी। जिसके बाद इचिरो अपनी लैंग्वेज स्किल को अपग्रेड करता है, जिसके बाद उसको उनकी लैंग्वेज समझ आने लगी थी। जिसके बाद वो देखता है कि अब वो ड्रैगन यहाँ से भागने लगा है और उसकी तरफ आने लगा है। जिसके बाद उन वॉरियर्स का लीडर एक लड़की को कहता है कि हमें इस ड्रैगन को यहाँ से भागने नहीं देना होगा और हमें इस ड्रैगन को यही मारना होगा। जिसके बाद वो लड़की उस ड्रैगन के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करती है। जिसके बाद वो भी यहाँ पे हवा में उड़ जाती है और तभी उसके दोस्त उसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर वो नाकामयाब हो जाते हैं। और तभी इचिरो बहुत ही तेजी से जाकर उसकी जान बचा लेता है। जिसके बाद इचिरो उस लड़की को आराम से लेकर नीचे आ रहा था, क्योंकि वो लड़की अब अपने ही मैजिक की वजह से काफी ज्यादा ऊपर उड़ चुकी थी। और जब वो लड़की अपने होश में आ जाती है तो वो डर जाती है और तभी वो इचिरो को जोर से पकड़ लेती है। और तभी हमें इस लड़की का नाम पता चलता है, इसका नाम ज़ेना है और ये एक टीनेजर नाइट है। जिसके बाद इचिरो उस लड़की को बचाकर एक पहाड़ के ऊपर ले जाता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। इसके बाद ज़ेना को ढूंढते ढूंढते दो लोग यहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग इचिरो से कहते हैं कि वो ज़ेना से दूर हट जाए, क्योंकि उन लोगों को इचिरो एक बहुत ही अजीब आदमी लग रहा था। जिसके बाद इचिरो उनसे कहता है कि अरे मुझसे डरो मत, मैं एक मर्चेंट हूँ। जिसे देखकर वो लोग बोलते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई सामान ही नहीं है। जिसके बाद इचिरो अपने झूठ बोलने की स्किल को मैक्स कर देता है। वो अब यहाँ पर झूठ पे झूठ बोलता है और अपनी बातों में उलझा देता है और उन दोनों को शांत कर देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अब इचिरो उनकी गाड़ी में उनके साथ जा रहा था। जिसके बाद हमें एक टाउन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें इचिरो और जीना को दिखाया जाता है, जहाँ पर जीना उसे बार बार थैंक यू बोल रही थी उसकी जान बचाने के लिए। जिसके बाद ज़ेना के दोस्त इचिरो को ले जाते हैं उसके नए पेपर बनाने के लिए, क्योंकि उसके पेपर्स कहीं खो गए थे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो अपनी सच्चाई किसी को भी नहीं बता सकता कि वो दूसरी दुनिया से है, इसीलिए वो झूठ बोलता है कि वो एक मर्चेंट है और उसके पेपर्स कहीं खो गए हैं। जिसके बाद वो लड़की एक क्राफ्ट्समैन को कहती है कि मुझे इस लड़के के लिए नए पेपर्स बनाने हैं। जिसके बाद वो लड़का कहता है कि कोई दिक्कत नहीं और इचिरो को उस पत्थर पे हाथ रखने को कहता है। और जब वो अपने हाथ उस पत्थर पर रखता है तो उसका सारा स्टेटस निकल कर आ जाता है
जिसके बाद वो आदमी उसके लिए न्यू पेपर्स बना देता है और उसे दे देता है। जिसके बाद वो आदमी उसे एक स्टोन देता है और उसे बोलता है कि जब भी तुम सिटी में कहीं जाओगे तो तुम्हें इस स्टोन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसे कभी भी खोना मत। जिसके बाद वो दोनों वर्कशॉप से बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद वो लड़की उसे बताती है कि यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट है जिसका खाना बहुत ही टेस्टी है, और हाँ, अगर तुम्हें रहने के लिए एक जगह चाहिए तो यहाँ पर रहने के लिए भी बहुत ही बढ़िया कमरा है। जिसके बाद इचिरो उसकी बात मान लेता है और एक होटल में रहने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी एक लड़की आती है और उसे पकड़ लेती है, और वो लड़की उसे कहती है कि तुम इस शहर के नहीं लग रहे हो, अगर तुम चाहते हो तो हमारे साथ रह सकते हो। और तभी इचिरो उस लड़की का स्टेटस देखता है और देखता है कि ये लड़की सिर्फ 13 साल की है, पर इसे देखकर लगता नहीं है कि ये एक 13 साल की लड़की है। जिसके बाद वो लड़की उसे एक होटल में ले जाती है। जिसके बाद इचिरो 10 दिन के लिए एक रूम रेंट पर लेता है। जिसके बाद वो यहाँ पर खाने के लिए खाना भी ऑर्डर करता है। जिसके बाद उस शॉप की ओनर उस लड़की को डांटने लगती है जिसका नाम मोर्था है, और वो उसे कहती है कि तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो और तुमने अभी तक वो रूम साफ करके नहीं दिया। जिसके बाद मार्था यहाँ पर माफी मांगने लग जाती है और उस रूम को साफ करने के लिए चली जाती है। जिसके बाद शॉप ओनर उसे बताती है कि तुम्हारे आने से पहले कुछ डरपोक मर्चेंट यहाँ पर रुके हुए थे, क्योंकि पास में कुछ मिटियोर्स गिरे थे जिसकी वजह से वो मर्चेंट डर गए थे, और यहाँ पर रूम की हालत भी काफी खराब कर दी थी। और वो लोग यहाँ पर सबको बताने लगे थे कि ये काम किसी डीमन लॉर्ड ने किया है, पर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि 60-70 साल पहले एक हीरो ने डीमन लॉर्ड को हरा दिया था, तो वो डीमन लॉर्ड वापस नहीं आ सकता। वो लोग बात कर ही रहे थे, इतनी देर में एक और क्लाइंट आ जाता है। जिसके बाद वो औरत से बात करने में व्यस्त हो जाती है। जिसके बाद इचिरो अपने यहाँ पर खाना खाने लग जाता है। उसको ये खाना काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। इतनी देर में यहाँ पर मार्था आ जाती है और वो इचिरो से कहती है कि मैंने कहा था ना कि ये जगह तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। जिसके बाद इचिरो से कहती है कि हाँ, पर तुम मुझे एक शॉप दिखा सकती हो, क्योंकि मुझे बहुत सारी आइटम खरीदनी है। जिस पर मार्था उसे हाँ कहती है और उसे मार्केट ले जाती है। और उसके बाद हमें यहाँ पर एक डेमी ह्यूमन को दिखाया जाता है जिसको एक इंसान नीचे धक्का मारकर गिरा देता है, और वो आदमी उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, और पता है ना कि ये जगह तुम्हारी नहीं है और तुम लोग यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकते। जिसके बाद इचिरो उसे समझाने लगता है कि जितना हक तुम्हारा इस दुनिया पे रहने का है उतना ही उनका है। जिसके बाद वो आदमी इचिरो के ऊपर गुस्सा होने लग जाता है और कहता है कि अगर ये तुम्हारे साथ है तो तुम्हें इसे अपनी सिटी में ही रखना होगा। और इतना कहने के बाद वो आदमी यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद इचिरो उस बच्ची से बात करने लग जाता है और उनका सामान बांधकर उसे वापस कर देता है, जिस पर वो बच्चे काफी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वो बच्चे एक लड़की के पास चले जाते हैं जहाँ पर वो लड़की भी एक डेमी ह्यूमन थी। वो लोग अपना पेट पालने के लिए बाजार में कुछ सामान बेचने के लिए आए थे। इतनी ही देर में यहाँ पर मार्था आ जाती है और वो इचिरो से कहती है कि तुम डेमी ह्यूमंस के साथ काफी अच्छे से बात कर रहे थे। जिसके ऊपर इचिरो कहता है कि तो क्या हुआ, तुम्हें इससे कुछ दिक्कत है क्या। जिसके ऊपर मार्था उसे बताती है कि कुछ समय पहले यहाँ पर काफी ज्यादा फार्मर्स आए थे, क्योंकि वो अपनी फसलों को बेचकर एक अच्छी सी जिंदगी स्टार्ट करना चाहते थे, और इन डेमी ह्यूमन से उन बेचारों को मार डाला और उन सब को लूट लिया। जिसके बाद बात करते करते वो यहाँ पर एक शॉप पर पहुँचते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा अनोखे मास्क मिल रहे थे, और तभी इचिरो वहाँ से एक मास्क और एक विग को खरीद लेता है ताकि वो काम आने पर अपनी असलियत सबसे छुपा सके। जिसके बाद वो दोनों वापस होटल आ जाते हैं। जिसके बाद इचिरो मार्था से कहता है कि खाने में जो जो भी टेस्टी हो वो सब ले आओ। जिसके बाद मार्था उसके लिए काफी ज्यादा खाने की चीजें ले आई है। यहाँ का खाना बहुत टेस्टी था और इचिरो यहाँ पर सब कुछ खा जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और इचिरो हमें बताता है कि उसने आज कुछ ज्यादा ही खा लिया, जिसकी वजह से उसका आज पेट दर्द हो रहा है। और वो कुछ समय पहले के अपने हादसों के बारे में सोचता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये एक ड्रीम है और मुझे ये एक नई दुनिया जैसी लग रही है, और अगर वो यहाँ पर मरा तो शायद वो हकीकत में भी मर सकता है। और तभी वो अपने रूम से बाहर निकल कर यहाँ से भागने लग जाता है और दूर जाकर इस टाउन को ध्यान से देखता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिस पर वो यहाँ पर कहता है कि अगर मैं इस जगह से बाहर नहीं निकल सकता तो मुझे यहाँ पर रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दुनिया मेरी दुनिया से बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरी दुनिया में मेरा कोई नहीं था जो मेरा इंतजार करे या फिर मेरी चिंता करे, लेकिन यहाँ पर मैं आजाद हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मार्था इचिरो को उठाती है और उसे कहती है कि उसे तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि तुमसे मिलने तुम्हारी गर्लफ्रेंड आई
आई है। और ये सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो तो यहाँ पर किसी को जानता ही नहीं है। और इतनी ही देर में यहाँ पर ज़ेना आ जाती है और उसे गुड मॉर्निंग कहती है, जहाँ पर इचिरो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, जिस पर वो कहती है कि मेरी आज छुट्टी है तो मैंने सोचा हम कहीं घूमने चलते हैं। जिसके बाद इचिरो उसकी बात मान लेता है और उसके साथ घूमने के लिए चला जाता है। ज़ेना उसका खाने का शौक देखकर उसे अलग अलग जगह पर ले जाती है, जहाँ पर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। जहाँ पर इचिरो ज़ेना से पूछता है कि तुम अपने विंड मैजिक को इतनी अच्छी से यूज़ कैसे कर लेती हो, जहाँ पर ज़ेना उसे बताती है कि विंड मैजिक इतना भी आसान नहीं है, मैंने उस पर बचपन से काम किया है। जिसके बाद वो दोनों घूमते घूमते एक मिलिट्री वॉल पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर तो एक आम इंसान बिल्कुल नहीं आ सकता, पर लेकिन ज़ेना यहाँ पर मिलिट्री में है तो इसे यहाँ पर किसी ने रोका नहीं। जहाँ पर इचिरो कहता है कि मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है जहाँ से मैं सभी नज़ारा देख सकूं। जिस पर ज़ेना कहती है कि इसे देखने के बाद हम एक मिलिट्री टावर की तरफ चलेंगे और उसी के साथ मैं तुम्हें एक चर्च भी दिखाना चाहती हूँ। जिसके बाद वो दोनों चर्च पहुँचते हैं और ज़ेना उसे डीमन लॉर्ड और एक हीरो की बात बताती है और उसी के साथ वो उसे एक पेंटिंग भी दिखाती है, जहाँ पर एक हीरो एक डीमन लॉर्ड से फाइट कर रहा था। इसी के साथ वो ये भी बताती है कि इस स्वॉर्ड का नाम है होली स्वॉर्ड और अगर इसे एक हीरो चलाता है तो ये ऑटोमेटिकली ब्लू कलर की हो जाती है। तभी इचिरो उसे पूछता है कि अगर एक इंसान जो हीरो ना हो तो इसे चलाए तो क्या होगा। जिस पर ज़ेना कहती है कि शायद वो इंसान इसे पूरी ताकत के साथ उसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। वो लोग बात कर ही रहे थे, इतनी देर में वहाँ की प्रीस्टेस वहाँ पर आ जाती है और वो उनको बताते हैं कि हर कोई इस होली स्वॉर्ड को नहीं चला सकता, सिर्फ वही चला सकता है जिसे स्वयं गॉड ने चुना हो। जिसके बाद वो दोनों चर्च से बाहर आ जाते हैं और अपने घर को जाने की तैयारी करने लगते हैं। और तभी इचिरो अपने हीरो टाइटल को अपनी इन्वेंट्री में ढूंढने लगता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे टाइटल है, जिसमें से काफी ज्यादा टाइटल गॉड के नाम से थे। जिस पर वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है क्योंकि मैंने तो अभी तक किसी गॉड को नहीं मारा है। और जब वो इन्वेंट्री में देखता है तो उसे पता लगता है कि जब उसने मिटियोर की बारिश करवाई थी तो गलती से एक गॉड दबकर मर गया था। जिस पर वो सोचता है कि वह ये काम दोबारा नहीं करेगा जिससे गॉड मारे जाएं और मुझे ये लोग इंसानियत का दुश्मन मानने लगे। जिसके बाद वो लोग काट में बैठकर एक मिलिट्री टावर की तरफ जाने लगते हैं, जिस पर ज़ेना उसे एक छोटा सा टावर दिखाती है और कहती है कि आज से 2 साल पहले एक छोटे ड्रैगन ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन उसे इस टावर का नुकसान ज्यादा नहीं हुआ क्योंकि वो ड्रैगन काफी छोटा था। लेकिन आज से 40 साल पहले यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन आया था जिसने बाहर की वॉल को पूरा तोड़ के रख दिया था और उसकी वजह से यहाँ पर काफी तबाही भी मची थी। और तभी हमें यहाँ पर कुछ लोगों की भीड़ दिखाई देती है, जहाँ पर एक आदमी उन सबको भड़काने की कोशिश कर रहा था। वो आदमी इन डेमी ह्यूमंस को बोल रहा था कि भले ही ये लोग डीमंस नहीं है पर ये डीमंस से कम भी नहीं है। वो बस अपने पत्थर बेचना चाहता था और लोगों को बोलता है कि पत्थर फेंक कर मारो इन पे। वो लोग इतना करने ही लगे थे, इतनी देर में वहाँ पर ज़ेना आ जाती है और वो उन सभी को रोकती है, लेकिन वो लोग उसको ही उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। ये सब होते हुए इचिरो भी दूर से देख रहा था, पर वो वहाँ पर जाने से पहले इन सभी लोगों की अच्छे से चेकिंग करता है। वहाँ पर उसे पता लगता है कि कुछ बदमाश इन डेमी ह्यूमंस को फंसाना चाहता है और तभी वो लोग इन डेमी ह्यूमंस के ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं, जहाँ पर ज़ेना अपने मैजिक से उन लोगों को बचा रही थी। यहाँ पर इचिरो उन लोगों के बीच कुछ बदमाशों को देखता है, वो उन्हें हटाने की कोशिश करता है क्योंकि वही लोग ये धंधा भड़का रहे थे। जिसके बाद इचिरो उन लोगों के लीडर को पकड़ के इन लोगों के हवाले कर देता है और उन सभी को समझाने की कोशिश करता है कि ये आदमी आप सभी को भड़काने की कोशिश कर रहा था ताकि सभी लोगों को बेवकूफ बना के वो अच्छे पैसे छाप सके। ये बातें वो उन लोगों को बता ही रहा था, इतनी देर में उनका लीडर के अंदर एक डीमन जागने लगता है और तभी इचिरो उन बच्चों से कहता है कि तुम यहाँ पर सुरक्षित नहीं हो और तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। जिस पर डेमी ह्यूमंस कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते क्योंकि हमारे मास्टर ने जाने से मना किया है। यहाँ पर उनकी बात खत्म होती है तो इतनी ही देर में वो डीमन एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पर एक स्पेल कास्ट कर देता है, जिसकी वजह से सभी लोग यहाँ पर एक जगह पे फ्रीज हो जाते हैं और अचानक एक जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और थोड़ी देर बाद इचिरो को यहाँ पर होश आता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर किस जगह पे है और इतनी ही देर में यहाँ पर एक डीमन की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है कि अब तुम सभी लोग यहाँ पर मारे जाओगे। यहाँ पर इचिरो पहले तो अपने मन को शांत करता है और यहाँ से निकलने की तरकीब बनाने लगता है। जिसके बाद वो यहाँ पर डेमी ह्यूमंस के साथ बात करने की कोशिश करता है और उन्हें अपना नाम बताता है, जिसके बाद वो अपना भी नाम बताते हैं।
पर उनका नाम यहाँ पर काफी अजीब साउंड कर रहा था। जिसके बाद इचिरो उन्हें एक नया नाम देता है, जिसके बाद वो उन लोगों को खाना पानी और बहुत सारे आइटम देता है। उन लोगों को इतना कुछ दे के उसे अपने रिलेटिव के बारे में याद आने लगता है, क्योंकि उसके रिलेटिव काफी अच्छे थे और उसकी काफी मदद करते थे। जिसके बाद वो एक मैप खोल लेता है और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। और हाँ, उसने उन तीनों का नाम लीजा, पूची, यामा रखा था। उसने यहाँ से निकलने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। जिसके बाद वो यहाँ पर लीजा को एक स्वॉर्ड देता है और उसके बाद वो यहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद वो उन्हें बताने लगता है कि अगर तुम्हारे साथ मॉन्स्टर आ जाए तो उनसे क्या करना है। इतनी ही देर में वो दूर पहुंच पाते, इससे पहले उन्हें एक मॉन्स्टर का पता लग जाता है और तभी लीजा उसे बताती है कि वो मॉन्स्टर अभी किसी को खा रहा है, तो इसीलिए हमारे पास एक मौका है और हम उस मॉन्स्टर को खत्म कर सकते हैं। जिस पर इचिरो सोचने लगता है कि ये मुझसे काफी कमजोर है, लेकिन इन्हें पता है कि कब अटैक करना है। और तभी इचिरो अपनी मैजिक गन को बाहर निकालता है और उसके लेवल को मैक्स करता है और एक ही झटके में उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। जिसके बाद वो उस मॉन्स्टर के बॉडी पार्ट से एक खंजर बनाता है और यामा को दे देता है ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। उसी के साथ वो उस मॉन्स्टर का कोर भी निकाल लेते हैं। जिसके बाद वो यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और फिर वो उन तीनों की तरफ देखता है और सोचता है कि अगर मैं इसी तरह से इन मॉन्स्टर्स को मारता रहूं, ये लोग अपनी स्किल इंप्रूव नहीं कर पाएंगे और मेरे ऊपर टोटली डिपेंड हो जाएंगे। जिसके बाद इचिरो उन लोगों को कुछ ना कुछ काम दे देता है ताकि उन सभी का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ जाए। वो लोग कुछ ही दूर जा पाते हैं इससे पहले कि उनके आगे एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। यहाँ पर इचिरो नहीं चाहता था कि वो अकेले इस मॉन्स्टर को हराए। इसके बाद वो यहाँ पर अपनी टीम को भी शामिल करता है ताकि उन्हें भी मौका मिले और वो अपनी फाइटिंग स्किल को इम्प्रूव करें। यहाँ पर कुछ देर लड़ने के बाद वो लोग उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। जिसके बाद उन लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा मॉन्स्टर मिलते हैं जिनको हराकर वो लोग काफी थक जाते हैं। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर आराम करने का डिसाइड करते हैं और यहाँ पर खाना भी खाते हैं। खाना खाने के बाद वो लोग यहाँ पर सो जाते हैं। यहाँ पर इचिरो सोचता है कि जिस रफ्तार से हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं उस तरह से हम लोग काफी जल्दी बाहर निकल जाएंगे। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और उनका सामना एक स्लाइम से होता है। उसे एक मामूली स्लाइम समझकर इचिरो उसके ऊपर फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन उस मैजिक से उस स्लाइम को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और तभी लीजा उस मॉन्स्टर के कोर को एक खंजर से डिस्ट्रॉय कर देती है और बताती है कि मॉन्स्टर को आसानी से मारने के सबसे बढ़िया तरीका है कि उसके कोर को डिस्ट्रॉय कर दो। यहाँ पर थोड़ी देर बाद आगे बढ़ने के साथ उनका सामना एक बड़े से मॉन्स्टर के साथ होता है। इस मॉन्स्टर का लेवल 40 होता है। वो मॉन्स्टर इचिरो को देखकर अचानक से उसके ऊपर हमला कर देता है और तभी उसे वहां पर एक ट्रैप दिखता है और वह उसे वहां पर कैद कर देता है। जिसके बाद वो लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो कि एक ट्रैप में फंसे हुए थे। इचिरो ये सब देखकर अपनी टीम की मदद लेकर उन सभी को फ्री करने लगता है और यहाँ पर एक से एक अमीर आदमी था जो उनकी जान बचाने के लिए उन्हें शुक्रिया कहते हैं। और तभी हमें एक लड़के की अचानक से चलाते हुए आवाज सुनाई देती है और वो पूची के ऊपर नाराज हो रहा था और बोल रहा था कि लाओ ये खंजर मुझे दो, लेकिन पोची अपना हथियार देने से मना कर देती है। और हाँ, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे इस लड़के का चेहरा देखकर कि ये कौन है, जो कि कुछ समय पहले इन लोगों के साथ काफी बदतमीजी कर रहा था। लेकिन उसके बुरे बर्ताव की वजह से इचिरो पूची को अपने पास बुला लेता है और फिर इचिरो उस लड़के से कहता है कि अभी हम काफी बिजी हैं और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। जिस पर वो लड़का उन्हें कहता है कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो, पहले मुझे तो यहाँ से निकालो। तभी ये एक मजिशियन जिसको इचिरो ने बचाया है वो उसे डराते हुए कहता है कि तुम जरा अपना मुंह बंद रखोगे। ये देखकर वो लड़का यहाँ पर चुप हो जाता है। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर सभी लोगों को बचा लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। और फिर वो लोग आगे देखते हैं कि मॉन्स्टर्स और डीमन के बीच फाइट हो रही है। इनके पीछे पीछे वो लड़का भी यहाँ पर पहुंच जाता है और बोलता है कि जब तक मेरे पास तलवार है मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ। और इतनी ही देर में उसके सामने एक स्लाइम मॉन्स्टर आ जाता है और जिसका सामना वो नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर उसका खेल खत्म ही होने लगा था। इतनी ही देर में वहाँ पर पोची और यामा आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। दूसरी तरफ इचिरो की नजर जाती है ज़ेना की तरफ, जिसको एक स्लाइम मॉन्स्टर ने उसे जकड़ के रखा था। जिसके बाद
इचिरो उसके पास जाता है और उसकी जान बचा लेता है। ये देखकर ज़ैना अचानक से रोने लगती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। और तभी यहाँ पर हमें प्रीस्ट को दिखाया जाता है। यहाँ पर वो इचिरो को बता देता है कि तुम्हें यहाँ पर स्लाइम को कैसे ख़त्म करना है। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर सभी मॉन्स्टर मारे जाते हैं, जिसके बाद वहाँ पर सभी काफ़ी ज़्यादा लोग हो गए थे। इसके बाद वो लोग एक दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं। इसके बाद इचिरो अपना मैप देखता है कि हम लोग सही जा रहे हैं और यहाँ पर कोई और रास्ता है और उसे यहाँ से निकलने का भी दूसरा रास्ता मिल जाता है, लेकिन वो इतना भी आसान नहीं था। तभी यहाँ पर सोल्जरों को एक खजाना मिलता है और जब वो लोग उस खजाने को खोलते हैं तो उसमें से एक डीमन बाहर निकलता है, जिसे देखकर वहाँ पर सभी नाइट्स उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो डीमन एक आम डीमन नहीं था, वो सभी के अंदर एक चलावा क्रिएट करता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग थे जिसके ऊपर उस डीमन का मैजिक काम नहीं किया। इसके बाद वही रईस लड़का अपने मैजिक से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उस डीमन को इससे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। और अचानक से यहाँ पर एक बीस्ट आ जाता है और वह इचिरो के ऊपर अटैक करने लग जाता है, जिसकी वजह से इचिरो एक ट्रैप के अंदर गिर जाता है। जिसके बाद इचिरो उसे लड़ने के लिए अपनी होली स्वॉर्ड को समन कर लेता है। दरअसल ये स्वॉर्ड उसकी इन्वेंटरी में पहले से ही थी, क्योंकि उसने गलती से एक गॉड को मार दिया था, जिसके रिवॉर्ड में उसे एक होली स्वॉर्ड मिलती है, जिसकी वजह से वो इस स्वॉर्ड्स के साथ उस मॉन्स्टर को एक ही स्लाइड में मार देता है। जिसके बाद इचिरो अपने मास्क और विग को पहन लेता है और उस डीमन के पास चला जाता है ताकि कोई उसे ना पहचान पाए। और वो यहाँ पर सभी नाइट से कहता है कि अब तुम लोग आराम करो, मैं इस मॉन्स्टर को संभालता हूँ। और तभी उस डीमन की आवाज आती है और वो बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो। और तभी इचिरो उसके ऊपर एक पत्थर फेंककर मारता है, जिससे वो मॉन्स्टर आधा अधमरा हो जाता है, जिसे देखकर वो डीमन काफी ज्यादा डर जाता है और यहाँ पर एक स्पेल कास्ट करता है, जिसमें से एक डीमन बाहर निकलता है। वो नया डीमन उसे कहता है कि तुम्हारे पास एक होली स्वॉर्ड है, लेकिन मुझे कोई आम हीरो नहीं हरा सकता। जिसके बाद वो डीमन लॉर्ड उसके ऊपर हमला करता है और उस हमले से उसे कुछ भी नहीं होता। और अब इचिरो उसे मारने की सोच रहा होता है और अपनी स्किल को चेक करता है और उसे अपनी मीटियोर वाली स्किल दिखती है, लेकिन वो कहता है कि वो यहाँ पर ये स्किल यूज नहीं कर सकता। जिसके बाद वो अपने फायर स्पेल को मैक्स आउट करता है और कहता है कि मैं अपनी पावर का एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करूंगा और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर सभी लोग मर जाएं। और यहाँ पर वो फायर मैजिक का एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसको देखकर वो डीमन लॉर्ड डर जाता है। उसी के साथ एक लड़का भी यहाँ पर घबराया हुआ था, क्योंकि उसने आज से पहले इतना खतरनाक फायर मैजिक नहीं देखा था। और वह कहता है कि मुझे लगता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल मैजिशियन है। उन सब की बातें यहाँ पर इचिरो भी सुन रहा था। जिसके बाद वो अपने वेपन को चेंज करता है, क्योंकि उस वेपन से वो उसे नहीं मार सकता। और फिर वो अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को निकालता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो डीमन लॉर्ड यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसके बाद सीन कट हो जाता है और वो लोग यहाँ से बाहर निकल आए थे और तभी यहाँ पर वही मार्केट वाला लड़का आ जाता है। वो तामामोची से माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो। तभी एक हबीबी इचिरो को अपने पास बुलाता है और तामापोची को उसे सौंप देता है और कहता है कि आज से ये लोग मेरे पास गुलाम नहीं रहेंगे और आज से ये दोनों आजाद हैं। ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। इसी के साथ वो हबीबी कहता है कि हमारे पास और भी ज्यादा डेमी ह्यूमंस हैं और तुम चाहो तो उन्हें भी आजाद करवा सकते हो। और तभी अंदर से दो स्लेव बाहर निकलती हैं, एक का नाम लूलू और दूसरी का नाम आरिजा था। यहाँ पर आरिजा कहती है कि इचिरो सामा आपने हमारी जान बचाई, आज से मैं आपकी हूँ। ये सुनने के बाद इचिरो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने उसे इचिरो सामा कहा था, ये एक जापानीज वर्ड है। और तभी इचिरो को एक आइडिया आता है ये चेक करने के लिए कि वो एक जापानीज है या नहीं। जिसके बाद वो लूलू के पास जाता है और उसके कान में कुछ कहता है। फिर वो वही बात आरिजा को भी कहता है, जिसके बाद आरिजा एक बहुत ही बेकार चेहरा बना लेती है और कहती है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा गंदी चीज एक स्पाइडर है, जिससे मैं बहुत नफरत करती हूँ। अब इसके बाद वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं, जिस पर इचिरो कहता है कि मुझे पहले से ही शक था कि ये एक जापानीज लड़की है, कम से कम मुझे इस अनजानी दुनिया में कोई अपना तो मिला। अब थोड़ी ही देर बाद इचिरो सभी लोगों को एक जगह पर रोकता है ताकि वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर पाए। और तभी तामापोची अपने आप को आरिजा के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है, जिस पर आरिजा उनके सिर के ऊपर हाथ रखती है और बोलती है कि मैं आज से पहले इतने प्यारे बच्चों के साथ नहीं मिली। जिसके बाद उन लोगों को यहाँ
यहाँ पर भूख लगने लगती है और तभी इचिरो उन सभी लोगों को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, जिसके बाद वो लोग यहाँ पर खाना खाते हैं जो उन्हें बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन यहाँ पर इचिरो खाना नहीं खा रहा था क्योंकि उसका ध्यान लुलु और आरिसा के कपड़ों के ऊपर था, क्योंकि उन दोनों ने एक स्लेव्स के कपड़े पहने हुए थे। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाता है और उन्हें बोलता है कि मुझे मार्केट से कुछ जरूरी सामान लाना है। जिसके बाद वो मार्केट से कुछ क्लॉथ खरीदता है। इसके बाद उसे रास्ते में कुछ खाने की खुशबू आती है और वो उसे भी पैक करवा लेता है। जैसे ही वो वहाँ से जा रहा था उसे रास्ते में कुछ भूखे डेमी डॉग्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर उसे दया आ जाती है और वो उन्हें अपने पैकेट दे देता है। इसके बाद वो अपने होटल पहुँचता है जहाँ पर तामामोची एंड आरिसा उसका इंतजार कर रहे थे। वो कहती है कि हमारे ऊपर ये कपड़े कैसे लग रहे हैं। इसके बाद इचिरो मार्था के मॉम के पास जाता है और उन्हें बोलता है कि हमें और भी रूम चाहिए। जिसके बाद वो कहती है कि मैं तुम्हें रूम तो दे दूंगी, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जो डेमी ह्यूमंस के साथ बहुत नफरत करते हैं, जिन्हें देखकर यहाँ पर तामापोची डर जाते हैं। और तभी आरिसा इचिरो का हाथ पकड़ कर बोलती है कि तुम बहुत ही अच्छे हो मास्टर। और तभी हमें आरिसा की पावर दिखाई जाती है, वो किसी को भी कंट्रोल कर सकती है। वो उन सभी लोगों का माइंड कंट्रोल करके उनमें से डेमी ह्यूमंस का डर निकाल देती है। जिसके बाद लोग यहाँ पर नॉर्मल हो जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। जिसके बाद इचिरो उन्हें थैंक यू बोलता है और उन्हें अपने कमरे में छोड़ देता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर मार्था और जेना इचिरो को उठाने के लिए आए थे और तभी इचिरो जागता है और बोलता है कि शोर मत बचाओ, मैं पहले ही जाग गया हूँ। पर वो दोनों उस पे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने लग जाती हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था, जिससे जेना यहाँ पर काफी ज्यादा नाराज हो जाती है क्योंकि उसने लुलु को देख लिया था उसके कमरे के अंदर और वो भी उसके साथ ही सो रही थी। और ये सब देखकर जेना वहाँ से नाराज होकर चले जाती है और तभी इचिरो अपने कपड़े पहनकर वहाँ से खिड़की से बाहर कूद जाता है और जेना को समझाने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि देखो तुम्हें गलतफहमी हुई है और जैसा तुम्हें लगता है वैसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो सारी की सारी बातें उसे बता देता है। ये सुनने के बाद जेना कहती है कि आखिर तो ये बात है। जिसके बाद इचिरो उसकी तारीफें करने लग जाता है, जिसे सुनकर जेना यहाँ पर खुश हो जाती है। तभी हमें आरिसा को दिखाया जाता है जो उनकी बातें सुनकर वहाँ पर खुश हो रही थी। और तभी इचिरो उसके सिर पर उंगली मारता है और बोलता है कि सभी को यहाँ पर बुला लाओ। और तभी आरिसा उनको बुलाने के लिए वहाँ पर दौड़कर चले जाती है, जिसे देखकर इचिरो को लगता है कि उसने शायद कुछ रात को मुझे कहा था कि जब वो इस दुनिया में आई थी तब उसने अपनी पुरानी यादों के साथ लोगों की मदद करने का सोचा था, लेकिन पहले सब कुछ ठीक था। फिर धीरे धीरे लोगों के बीच बंटवारा होना शुरू हो गया और इसी का फायदा एक दुश्मन ने उठाया और उनके राजा को मार डाला, जिससे उनके देश के ऊपर एक डीमन ने अटैक कर दिया और वो देश पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। और जब ये सब हो रहा था तब वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग आए और अपने रहने के लिए एक नई जगह ढूंढने लगे। अब वो लोग काफी भूखे थे। जिसके बाद वो एक स्लेव से मिले। वहां पर स्लेव्स ने उन्हें खाना पीना दिया और बदले में उन्हें अपना गुलाम बना लिया। जिसके बाद आरिसा यहाँ पर सभी लोगों को बुला लाती है, पर यहाँ पर लुलु अभी नहीं आई थी क्योंकि आज उसकी तबीयत खराब है। जिसके बाद इचिरो आरिसा को बहुत सारे पैसे देता है और कहता है कि हमारे ग्रुप को जो भी चीज की जरूरत हो वो तुम खरीद कर लाओगी, आज से ये तुम्हारा काम है। और तभी आरिसा उसके कान में कहती है कि ये बहुत सारे पैसे हैं और मैं इन पैसों को सेव करने के लिए इसके ऊपर मैजिक करने वाली हूँ। जिसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर जेना इचिरो से कहती है कि ये लोग सच में बहुत अच्छे हैं। फिर इचिरो कहने लगता है कि मैं आज एक नई जगह ढूंढने वाला हूँ ताकि ये सभी जाने एक अच्छी सी जगह पर रह सकें। जिस पर जेना कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जिसके बाद वो दोनों ओड जॉब के ऑफिस के बाहर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद उनकी मुलाकात नाडी नाम के एक लेडी से होती है। यहाँ पर इचिरो उसे कहता है कि हमें रहने के लिए एक अच्छी सी जगह चाहिए। जिसके बाद वो लेडी उसे काफी सारी जगह दिखाती है। अगर आपको डेमी ह्यूमंस के साथ रहना है तो आपके लिए वेस्ट टाउन सबसे बढ़िया रहेगा। जिसके बाद वो लेडी उन्हें एक घर दिखाती है जो काफी सस्ते रेट पर मिल रहा था, पर इचिरो को वो प्रॉपर्टी कुछ खास पसंद नहीं आई और फिर वो उस लेडी को दूसरी प्रॉपर्टी दिखाने के लिए कहता है। जिसके बाद वो लेडी उसे मार्केट प्लेस
प्लेस पे एक घर दिखाती है, लेकिन उसे ये भीड़ भाग वाली जगह कुछ ज्यादा पसंद नहीं आती। जिसके बाद वो लेडी उसे एक और घर दिखाती है जो कि बाहर देखने से बहुत अच्छा लग रहा था, पर जब वो अपने मैप में देखता है उसे पता लगता है कि घर के नीचे एक छुपने की जगह है। और फिर इचिरो उस लेडी से कहता है कि इस घर को देखकर लगता है कि हम इस घर में नहीं रह सकते। और अब उस लेडी के पास कोई और जगह नहीं बची थी जहाँ पर डेमी ह्यूमंस अच्छे से रह सके। जिसके बाद वो उसे कहती है कि अभी तो मेरे पास और कोई जगह नहीं है, अगर मुझे कोई जगह मिलेगी तो मैं तुम्हें जरूर इन्फॉर्म कर दूंगी। जिसके बाद वो दोनों अब मार्केट में आ जाते हैं। जिसके बाद उनकी मुलाकात ताना और पूची से होती है और वहीं पर आरिसा होती है और वो उसे कहती है कि अब मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। जिस पर इचिरो कहता है कि तुम्हारे ऊपर ये कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है और तुम अब पहले से काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो। जिसके बाद इचिरो और ज़ैना एक एक्सेसरी शॉप पर आ जाते हैं। जिसके बाद इचिरो उसे एक ईयररिंग गिफ्ट करता है जिस पर ज़ैना उसे पहन लेती है और उससे कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। जिस पर इचिरो कहता है कि सच में तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं, इतनी देर में तामा, पोची और आरिसा आ जाते हैं, जिसे देखकर ज़ैना वो गिफ्ट वहीं पर रख देती है। जिसके बाद हमें एक ग्राउंड का सीन दिखाई देता है जहाँ पर परफॉर्मेंसेस स्टार्ट होने वाली थी, जिसे देखकर इचिरो कहता है कि मुझे ये लव स्टोरी और ड्रामा कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है। जहाँ पर इस स्टोरी में सभी लोग मारे जाएंगे और हमारा मेन कैरेक्टर को क्लिफ से फेंक दिया जाएगा। जिसके बाद वो एक अनडेड मॉन्स्टर बन जाता है और जिन लोगों ने उसे मारा था वो उन सभी से बदला लेता है और इससे पहले कि उसका बदला पूरा हो पाता एक होली नाइट उसे फिनिश कर देता है। जिसके बाद वो शो यहाँ पर एंड हो जाता है, जिसे देखकर ज़ैना यहाँ रोने लग जाती है। इसके बाद सीन कट होता है और तभी इचिरो और ज़ैना कहीं पे जा रहे थे और तभी उनकी मुलाकात ज़ैना के दोस्तों के साथ होती है जिनकी हालत काफी खराब होती है। जिस पर वो बताती है कि हम काफी सारे आंट से लड़े थे जिसके कारण हमारी हालत ये हो गई है। तभी यहाँ पर तामा पूची आती है, वो वहाँ पर एक मरी हुई आंट लेकर आई थी, जिसे देखकर इचिरो वहाँ पर सतर्क हो जाता है और जब वो अपने मैप में चेक करता है उसके आसपास काफी ज्यादा मॉन्स्टर प्रेजेंट हो जाते हैं, इसलिए वो सभी से कहता है कि तैयार हो जाओ। इतनी देर में उस टाउन की वार्निंग बेल बजने लगती है और फिर थोड़ी देर बाद सिटी के अंदर काफी ज्यादा आंट आने लग जाती हैं, जिसे देखकर इचिरो कहता है कि ये है काफी ज्यादा, पर इन सभी का लेवल काफी ज्यादा कम है। और उसी के साथ कुछ तो आंट टाउन के अंदर आते ही काफी ज्यादा नीचे गिरने लग जाती हैं, जिस पर एरिसा कहती है कि लगता है कि ये मेरे एक बैरियर का कमाल है। और तभी इचिरो यहाँ पर सभी को लड़ने के लिए तैयार करता है। इसके बाद वो सभी लोग मिलकर यहाँ पर आंट्स को मारने लग जाते हैं और तभी इचिरो यहाँ पर एक घर का दरवाजा देखता है जो कि टूटा हुआ था, जिसे देखकर वो समझ आता है कि यहाँ पर आंट्स ने हमला किया था। जिसके बाद वो घर के अंदर चला जाता है और सभी आंट्स को खत्म कर देता है, पर इस वजह से यहाँ पर आंट्स का पॉइजन फैल गया था और ये घर किसी और का नहीं बल्कि वही नाडी का है जो कुछ समय पहले उसे एक घर दिखा रही थी। और तभी एक लड़की उस नाडी को वहां से बाहर निकाल लेती है। दरअसल ये लड़की उसकी मैनेजर है और उसका लेवल 20 है। इसके बाद इचिरो वहां से बाहर निकलता है और देखता है कि सभी लोगों ने मिलकर उस सभी आंट्स को मार दिया है। जिसके बाद हमें होटल का सीन दिखाई दिया जाता है जहाँ पर उन्होंने आज बहुत सारा बढ़िया काम किया था, इसीलिए इचिरो ने उन सबको अपनी ओर से पार्टी दी थी। तभी वो नोटिस करता है कि लुलू की अभी भी तबीयत काफी ज्यादा खराब है और खाना खाने के बाद इचिरो उसके लिए दवा लेने के लिए चला जाता है। तभी एक पंख उड़ता हुआ उसके पास आता है जहाँ पर वो देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि ये किस चीज का पंख हो सकता है। उसी के साथ अंधेरे में उसे एक शैडो दिखाई देती है जो किसी को चोट पहुंचा रही थी, जिस पर इचिरो बिना टाइम वेस्ट किए उस शैडो के ऊपर हमला करता है। बदले में वो शैडो भी उसके ऊपर हमला करती हैं, पर वो कुछ ही देर में उन सभी शैडो मॉन्स्टर को हरा देता है। जिसके बाद वो उसके पास जाता है जिसे वो शैडो परेशान कर रही थी। वो उसे कहता है कि तुम ठीक हो ना, जिस पर वो रेड कहता है कि तुम सच सच बताओ कि तुम हो कौन। जिस पर वो कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, बल्कि मैंने तो तुम्हें बचाया है। जिस पर वो कहता है कि मैं शायद जिंदा ना बच पाऊं, पर तुम प्लीज प्रिंसेस को बचा लो। जिसके बाद सीन कट होता है। वो और जॉब के ऑफिस के बाहर खड़ा था, पर काफी रात हो गई थी इसलिए सभी लोग सो गए थे, पर कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा था। जिसके बाद वो अपने मैजिक से यहाँ पर एक की बनाता है। वो उसका दरवाजा खोलकर इन दोनों को यहाँ पर आराम करने के लिए कहता है और उन लोगों के शोर की वजह से यहाँ पर मैनेजर और नाडी उड़ जाते हैं और देखने के लिए आ जाते हैं कि आखिर माजरा है क्या। जिस पर इचिरो कहता है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, पर ये देखो ये शायद तुम्हें जानता है। जैसे ही मैनेजर उसे देखती है तो वह उसे पहचान लेता है
और बोलती है कि ये रेड आर्मी का मास्क है। और वो कहता है कि मैंने रेड हेड के अलावा यहाँ पर और किसी को भी बचाया है। पर मैनेजर उसे देखकर चौंक जाती है क्योंकि वो एक एल्फ थी, बिल्कुल मैनेजर की तरह। और जब वो उसे देखती है तो वो समझ जाती है कि ये एक प्रिंसेस मिया है। और वो कहती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हमें इसे बचाना होगा। और तभी प्रिंसेस अपनी आंखें खोलती है और इचिरो को देखती है और बोलती है कि ये तो बहुत अच्छा है, और फिर से सो जाती है। जिसके बाद नाडियो और इचिरो उसके लिए दवा लेने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद सीन कट होता है और जब वो आरिसा के पास पहुंचता है तो आज की घटना के बारे में उसे सब कुछ बताता है। जिसके बाद इचिरो लुलू को जगाता है और कुछ दवाइयां देता है। जिसके बाद वो वापस ऑफिस में आ जाता है और नाडी से पूछता है कि अब मिया की तबीयत कैसी है। जिस पर वो कहती है कि वो ठीक है, बस थोड़ी सी उसे दिखान है। इसके बाद इचिरो मिया का स्टेटस देखता है जो कि अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा था। अब मिया भी नींद से जाग गई थी। जिसके बाद इचिरो उसे मिलने के लिए चला जाता है। जिसके बाद नाडी उसके लिए खाना लाने के लिए यहाँ से चली जाती है। तभी इचिरो मिया से पूछता है कि आखिर तुम ये स्पिरिट को कैसे देखती हो। जिस पर वो कहती है कि मुझे नहीं पता, पर वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर मिया खाना खा लेती है और उसे यहाँ पर नींद आने लग जाती है। जिस पर इचिरो यहाँ से चले जाने लगता है, लेकिन मिया उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन कहती है कि थोड़ी देर यहीं रुको। उसका मासूम चेहरा देखकर इचिरो भी यहाँ पर रुक जाता है और इसके बाद वो वापस अपने घर जाता है जहाँ पर सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। जहाँ पर इचिरो उन सभी को मिया के बारे में बताता है, जहाँ पर वो सभी लोग कहने लग जाते हैं कि हमें भी उसे मिलना है। जिस पर इचिरो उसे कहता है कि हाँ तुम लोग उसे मिल सकती हो, ध्यान रखना कि वो प्रिंसेस है। जिसके बाद वो सभी लोग मिया के पास पहुंच जाते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पर मिया उनसे कुछ ज्यादा बात नहीं करती और उनको अपना नाम बताकर शांत हो जाती है। जिसके बाद आरिसा कहने लग जाती है कि अरे ये तो काफी ज्यादा सुंदर है। जिसके बाद वो लोग बातचीत करने लग जाते हैं। जिसके बाद सीन कट हो जाता है और हमें इचिरो और नाजिरो को दिखाया जाता है और वो उसे कहती है कि तुम एक मर्चेंट हो, पर फिर भी तुम्हारे पास ये कार्ड क्यों नहीं है। जिस पर वो कहता है कि कुछ समय पहले पत्थरों की बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी कार्ड वहां पर बर्बाद हो गई थी। जिसके बाद नाडी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं एक मर्चेंट को जानती हूँ जो कि रिटायर्ड होने वाला है, तो उसकी गाड़ी तुम्हारे काम आ सकती है। अगर तुम चाहो तो उसकी कार्ड खरीद सकते हो। जिसके बाद वो अपनी इन्वेंट्री को खोलता है और देखता है कि और कुछ गोल्ड कॉइन्स को एक बैग में भरकर उसे दे देता है। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाई देता है जहां पर इचिरो की कार्ड आ गई थी और तभी नाडी वहां पर आती है और उसे कुछ पेपर्स दे के उस कार्ड का ऑफिशियल ओनर बना देती है। जिसके बाद इचिरो नाडी से पूछता है कि आखिर मिया का घर है कहाँ पर। यहाँ पर वो बताती है कि तुम्हें साउथ की तरफ जाना है और वहाँ पर तुम्हें एक एल्फ का विलेज मिलेगा और उसका घर वहीं विलेज में है। और फिर इचिरो लुलू से कहता है कि देखो मुझे कार्ड चलाने नहीं आती है, तो ये कार्ड तुम्हें ही चलाना होगा और मैं कुछ ही टाइम में तुम्हें देखकर सीख जाऊंगा। जिसके बाद वो कुछ ही दूर पर जाते हैं और वहाँ पर मौसम खराब होने लग जाता है, जिसे देखकर इचिरो कहता है कि अभी ये मुझे चलाने दो, क्योंकि इचिरो ने अपनी ड्राइविंग स्किल को मास्टर कर लिया था। उसी के साथ उसे काफी ज्यादा टाइटल मिलते हैं और तभी उसे अचानक से महसूस होता है कि उनके ऊपर कोई नजर रखे हुए है। जिसके बाद वो एक विलेज में पहुंचता है जहाँ पर वो देखता है कि मिया उसका काफी देर से इंतजार कर रही थी। उसी के साथ वो उसे ये भी कहती है कि अब उसकी तबीयत काफी ज्यादा ठीक है और मैंने अपने आप को एक मैजिक पोशन से ठीक कर लिया है। तभी वो इचिरो से कहती है कि मुझे तामा पोची ने बताया है कि मुझे हनी बंस काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो मुझे भी वही खाना है। और तभी उसे फिर से महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। जिसके बाद वो अपने आसपास देखने लग जाता है। उसको एक उल्लू दिखता है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये मेरा पीछा कर रहा है। जिसके बाद वो मैनेजर को देखने के लिए वहां पर चला जाता है। तभी इचिरो उस रैट कमांडर से पूछता है कि आखिर मिया के साथ क्या हुआ था। जिसके बाद वो रैट बताता है कि मिया को कुछ लोगों ने किडनैप किया था, जिसके बाद उन्होंने उसे एक अंधेरी जगह पे बंद कर दिया था, पर पता नहीं कैसे वो वहां से बाहर निकल आई। फिर उसने कहानी अपने रेड मास्क को बताई और हम सभी ने उसकी मदद की। और तभी उन लोगों को नीचे से कुछ लोगों की चलाने की आवाज आने लग जाती है, जिस वजह से मैनेजर वहां देखने के लिए जाने लग जाती है। और जब इचिरो अपने मैप में देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं था।
जिसके बाद इचिरो बच्चों के पास जाता है क्योंकि बाहर का मौसम खराब था। जिसके बाद वो बच्चों को यहाँ पर कहानियाँ सुनाने लग जाता है और तभी वहाँ पर मिया आती है। वो सभी को कहानी सुनाने वाली थी, जहाँ पर कहानी एक थंडर स्ट्राइक और ड्रैगन की थी। और तभी इचिरो टामा को देखता है जो किसी चीज को देखकर डर रही थी और उसके मुंह से कुछ भी आवाज नहीं निकल रही थी। और जब वो भी उसकी तरफ देखता है तो उसे भी एक आउल दिखाई देता है और तभी अचानक से वो आउल एक विजार्ड के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पर इचिरो को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो उसे बहुत ही ध्यान से देख रहा था। और अब उस विजार्ड को देखकर यहाँ पर सभी लोग उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे पहले कि वो विजार्ड के ऊपर हमला कर पाते, वो विजार्ड उन्हें फ्रीज कर देता है, लेकिन इचिरो उसके मैजिक से बहुत ही जल्दी बाहर निकल आता है। जिस पर वो डीमन कहता है कि तुम काफी ताकतवर लग रहे हो क्योंकि तुम मेरे हमले से काफी आसानी से बाहर निकल आए। और तभी इचिरो उसकी प्रोफाइल को चेक करता है कि आखिर वो है कौन, जहाँ पर उसे पता लगता है कि वो एक अनडेड किंग है, पर सिर्फ 41 लेवल का। और साथ ही वो अनडेड ये भी कहता है कि मैं मिया को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। जिस पर इचिरो कहता है कि अगर वो मिया को साथ ले जाने के लिए आया है तो वो कोशिश कर देख ले। और ये बात सुनकर अनडेड को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी शैडो की मदद से यहाँ पर इचिरो को उल्टा लटका देता है। और अचानक से इचिरो वहाँ पर उसकी पकड़ से बहुत ही आसानी से आजाद हो जाता है, जिस वजह से लिसा को भी यहाँ पर अटैक करने का मौका मिल जाता है। जिसके बाद अरिशा अपना अनडेड के ऊपर अटैक छोड़ देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर रोशनी ही रोशनी हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब सभी लोग खुश हो जाते हैं तो वहाँ से चमक हटती है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर अनडेड किंग को वो कुछ भी नहीं हुआ था। वो उसके इतने पावरफुल अटैक को बहुत ही आसानी से सरवाइव कर गया था। तो वो अनडेड किंग मिया को पकड़ लेता है और एक बोतल में डालने लग जाता है और कहता है कि तुम लोगों की वजह से मेरा काफी ज्यादा समय यहाँ पर खराब हो गया। और वहाँ से जाते हुए वो उन सभी को धमकी देता है कि अगर तुम्हें मिया चाहिए तो केडर पे आ जाना। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इतना कहने के बाद इचिरो सभी से कहता है कि तुम लोग अपना ध्यान रखना और मैं मिया को बचा कर आता हूँ। और इतना कहने के बाद वो एक बोतल में कूद जाता है और अचानक से वो एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहाँ पर चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। जिसके बाद वो अपना मैप खोलता है और उसका मैप यहाँ पर काम नहीं कर रहा था। यहाँ पर वो कुछ समय बाद यहाँ पर कोई और जगह पर टेलीपोर्ट कर जाता है। यहाँ पर वो अपने सामने अनडेड किंग को देखता है। यहाँ पर अनडेड किंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि ये तो असंभव है, आखिर तुम इस जगह पर कैसे आ गए। जिस पर इचिरो कहता है कि मेरे पास एक एमुलेट है जिसकी वजह से तुम्हारा मैजिक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। और तभी इचिरो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और यहाँ पर अनडेड किंग उसे वापस क्रिडल के स्टार्टिंग में भेज देता है और कहता है कि कोई भी यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं आ सकता और शायद इसने चीटिंग की है, इसलिए उसने उसे क्रिडल के स्टार्टिंग में भेज दिया था। और जब वो क्रिडल के स्टार्टिंग में पहुंचता है तो वो सोचता है कि मुझे कुछ भी होकर मिया को बचाना ही होगा। और वो हमें ये भी बताता है कि ये काफी मुश्किल होने वाला है क्योंकि यहाँ पर 200 से भी ज्यादा फ्लोर्स हैं। जिसके बाद इचिरो क्रिडल के अंदर चला जाता है जहाँ पर उसका सामना बहुत सारे मॉन्स्टर्स के साथ होता है। वो उनके साथ लड़ता है और आगे बढ़ता रहता है और चलते चलते वो एक ड्राइड के पास पहुंच जाता है जहाँ पर वो ड्राइड उसे एमपी मांगने लग जाती है क्योंकि वो उसके साथ फाइट नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास सिर्फ टेलीपोर्ट की पावर है। यहाँ पर इचिरो ने उसे काफी ज्यादा मैजिक दे दिया था और आखिर वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें कहाँ पर जाना है। जिस पर इचिरो पूछता है कि मुझे टॉप फ्लोर पर जाना है जहाँ पर बॉस है। जिस पर ड्राइड कहती है कि मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं पहुँचा सकती क्योंकि मेरी पावर की लिमिट सिर्फ 100 फ्लोर के ऊपर ही कामयाब है। अगर तुम्हें और भी ऊपर जाना है तो मुझे फिर से तुम्हें ढूंढना होगा और भी माना देना होगा। जिसके बाद वो लड़की उसे 100 फ्लोर पर टेलीपोर्ट कर देती है और जैसे ही वहां पर वो पहुंचता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वह एक गार्डियन का फ्लोर था और वहां पर काफी ज्यादा गार्डियंस भी थे और उनकी सुरक्षा करने के लिए वहां पर एक बड़ा सा आयरन गोलेम भी था। और वो गार्डियंस लड़कियां उसे कहती हैं कि अगर तुम यहाँ पर पहुंच चुके हो तो इसका मतलब तुम काफी ताकतवर हो। पर उसका यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा गोलेम था। वो यहाँ पर गोलेम की कमजोरियां ढूंढने लग जाता है और तभी इचिरो अपनी गन निकालकर उस गोलेम के सिर पर शूट करता है
जिस वजह से वो गोलेम यहाँ पर हार जाता है। गोलेम के हारने के बाद वो गार्डियंस यहाँ पर प्लान बनाने लग जाती हैं ताकि वो इचिरो को हरा सके, जिसमें से 3 लड़कियों में से 2 लड़कियां वहां से भाग जाती हैं और यहाँ पर तीसरी लड़की इचिरो से फाइट करती है और इचिरो उसे एक ही झटके में यहाँ पर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उसे बेड पर लटा देता है और उसके रूम को एक्सप्लोर करने लग जाता है। जिसके बाद उसकी नजर जाती है और बोलता है कि यहाँ पर भी एक ड्राइड होगा, जिसके बाद वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। ढूंढते ढूंढते उसे एक ड्राइड मिल भी जाती है, पर वो यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर थी। जिसके बाद इचिरो वहाँ पर उसे पानी पिलाता है और वो कुछ ही देर में तंदुरुस्त हो जाती है। जिसके बाद वो ड्राइड उससे मैजिक पावर मांगने लग जाती है और इचिरो भी उसे अपनी मैजिक पावर दे देता है। जिसके बाद वो ड्राइड अब विश पूरी करने के लिए तैयार हो चुकी थी, जहाँ पर इचिरो कहता है कि मुझे अब टॉप फ्लोर पर टेलीपोर्ट कर दो। यहाँ पर वो ड्राइड उसे टॉप फ्लोर पर टेलीपोर्ट कर देती है। थोड़ी देर बाद इचिरो की मुलाकात फिर से उस अनडेड किंग के साथ होती है। यहाँ पर वो अनडेड कहता है कि तुम एक मर्चेंट नहीं हो और तुम एक लेजेंडरी वॉरियर हो। जिसके बाद वो किंग एक अपनी बहुत ही भयंकर स्वॉर्ड निकालता है। जिसके बाद वो किंग कहता है कि चाहे तुम यहाँ पर आ चुके हो, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे आसानी से हरा दोगे, और लेकिन अगर तुमने मुझे आसानी से हरा दिया तो ये स्वॉर्ड तुम्हारी हो जाएगी। उससे पहले तुम्हें यहाँ पर काफी सारे लोगों के साथ लड़ना होगा और हो सकता है कि वो लोग तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अनडेड किंग के समन करने पर यहाँ पर काफी ज्यादा सिपाही और गोलीम आ जाते हैं, पर जब इचिरो उनके पावर लेवल चेक करता है तो उनके पावर लेवल काफी ज्यादा कम होते हैं। जिसके बाद वो उन सभी गोलीम से लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। जिसके बाद वो अपने फाइटिंग स्किल को मैक्स करता है और उस गोलीम के ऊपर अटैक कर देता है। इसी के साथ उसे उनके साथ फाइट करने में ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ रहे थे और कुछ ही देर बाद यहाँ पर इचिरो उन सभी को हरा देता है। उनमें से सिर्फ एक ही लड़की को होश था, जिसे इचिरो एक मुक्का मार के सुला देता है और सोते सोते वो कहती है कि प्लीज मेरे मास्टर की आखिरी विश पूरी कर देना। जिसके बाद वो इस स्टेज को पूरा कर लेता है और अनडेड किंग के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो अनडेड किंग काफी ज्यादा शॉक होता है और उसे रिवॉर्ड के तौर पे एक स्वॉर्ड देता है। और इसी के साथ वो हंसते हुए कहता है कि मैं काफी लंबे समय से किसी को ढूंढ रहा था कि जो कि मुझे मार सके। अनडेड किंग बताता है कि मैंने एक समय पे बहुत सारे लोगों को मारा था और वो सब मैंने इसलिए किया था क्योंकि उन लोगों ने मेरी मासूम फैमिली को मार दिया था, जिस वजह से एक हीरो ने उसे कर्स दे दिया और वो एक अनडेड बन गया। इसलिए तुम मुझे मार डालो और मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। इसके बाद इचिरो उस स्वॉर्ड को बाहर निकालता है जो कि काफी ज्यादा ग्लो कर रही थी और वो एक ही झटके में उस अनडेड किंग को यहाँ पर खत्म कर देता है। और वो मरते हुए अनडेड किंग काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो अब अपनी फैमिली के साथ मिल पाएगा। अनडेड किंग के मरते ही इचिरो को यहाँ पर एक टाइटल मिलता है और एक रिंग मिलती है। तभी इचिरो को पता लगता है कि किंग के मरने के बाद ये जगह भी तबाह हो जाएगी और तभी वो सभी को इकट्ठा करने लग जाता है ताकि वो इन सभी को टेलीपोर्ट कर सके। और तभी इचिरो को एक और लड़की के बारे में याद आता है जो कि नीचे बेहोश पड़ी थी। अगर ये जगह तबाह होगी तो ये भी यहाँ पर दबकर मर जाएगी। जिसके बाद इचिरो उसे लेने के लिए यहाँ पर कूद जाता है और जब वो उस लड़की को मिलता है तो उसे अपने कंधे पे उठाता है और ड्राइड के पास पहुंचता है ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ से टेलीपोर्ट कर सके। जिसके बाद वो लोग डील करते हैं और वो ड्राइड उसे नीचे ले जाती है। उसी के साथ वो लड़की उसे ये भी कहती है कि तुम्हें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक सोल्ट की वेव आ रही है। और इचिरो कहता है कि इस वेव से तुम्हें भी नुकसान पहुंच सकता है, पर वो लड़की कहती है कि जब तक यहाँ पर पेड़ है तो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। जिसके बाद इचिरो यहाँ से बहुत ही स्पीड में भागने लग जाता है, पर सोल्ट वेव भी उसकी तरफ काफी तेजी से आ रही थी। जिसके बाद वो उस वेव के ऊपर हमला करने लगता है ताकि उसको थोड़ा सा टाइम मिल सके। जिसके बाद वो उस लड़की को लेकर एक अच्छी सी जगह पर पहुंच जाता है। जिसके बाद वो देखता है कि उस वेव की वजह से क्रिटिल गिरने लगा है। तभी हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि इचिरो का इंतजार कर रहे थे, पर फॉग होने के कारण वो लोग उसे नहीं देख पा रहे थे। पर जब वो नजदीक आता है तो अरीसा जो कि उसे देखती है तो वह रोना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पर बाकी के गार्डियंस भी अपने दोस्त को देखकर काफी ज्यादा खुश थे। वो लोग अपने मास्टर के बारे में उनसे पूछती है। यहाँ पर इचिरो उसे एक रिंग देता है और कहता है कि तुम्हारे मास्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे। जिस पर वो लोग अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और इचिरो से कहते हैं कि आज से तुम ही हमारे मास्टर हो। इसी के साथ वो लड़कियां कहती हैं कि हमें एक काम है क्योंकि ये रिंग हमारे पुराने मास्टर की वाइफ की है, इसलिए हमें उसकी ग्रेव के पास इसे छोड़कर आना होगा। जिस पर इचिरो कहता है कि तुम्हें जहाँ जाना है तुम चली जाओ
क्योंकि मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ, मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो लोग यहाँ पर रॉक पेपर सीजर खेलने लग जाते हैं, क्योंकि जो इसमें आ रहा वो यहाँ पर रुकेगा। यहाँ पर एक नाना नाम की लड़की एक आरती है, जिसकी इचिरो ने उसकी जान बचाई थी। जिसके बाद इचिरो अपने दोस्तों को लेकर टाउन की तरफ जाने लगता है, और जब वो लोग टाउन में पहुंचते हैं तो ज़ैना उनसे मिलने के लिए आती है। ज़ैना उसे देखकर रोने लगती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। तभी इचिरो ज़ैना से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ एक बहुत ज़रूरी बात करनी है और मैं कुछ ही समय बाद यहाँ से चले जाऊँगा, क्योंकि मुझे मिया को उसके विलेज छोड़ने जाना है। और ये सुन के हैना नाराज़ हो जाती है, पर इचिरो कहता है कि तुम नाराज़ मत हो, जब मैं वापस आऊँगा तो तुम्हें सुनाने के लिए मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ होंगी। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इचिरो मिया को लेकर उसके विलेज के लिए निकल गया था। और तभी यहाँ पर एकदम से ज़ैना आ जाती है और उसे बात करने के लिए रोक लेती है। यहाँ पर ज़ैना उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती थी, पर मेरा भी एक परिवार है। जब मेरा भाई फैमिली का हेड बन जाएगा तब मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। दरअसल ज़ैना यहाँ पर उसे गुड बाय कहने के लिए आई थी। जिसके बाद इचिरो भी यहाँ से चला जाता है। सफर पे चलते चलते उन सभी को भूख लग गई थी, जहाँ पर वो एक जगह पे ब्रेक लेते हैं और कुछ खाना खाते हैं। पर यहाँ पर सभी का पेट भर जाता है, पर दूसरी तरफ लीजा इन सभी के लिए पैनकेक बना रही थी। और तभी इचिरो उसके पास आता है और कहता है कि सभी का पेट भर गया, पर फिर भी तुम ये सब बना रही हो। जिस पर वो कहती है कि मुझे लगता है कि हमें आगे जाकर बहुत भूख लगेगी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पहले से ही सब कुछ बना लूं। जिस पर इचिरो कहता है कि तुम कह तो सही रही हो, पर इसे रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। तभी यहाँ पर आरिसा आती है, वो उसे एक आइटम बॉक्स के बारे में बताती है। वो इन्हें कहती है कि अगर तुम चाहो तो इसमें खाना रख सकते हो। तभी इचिरो अपनी इन्वेंट्री में आइटम बॉक्स को देखता है और उसके आइटम बॉक्स को देखकर कहता है कि ये तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसने अभी तक अपना स्टोरेज बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया। उसे नहीं पता कि वो क्या क्या कर सकता है। तभी जाने से पहले इचिरो अपने घोड़े का प्रोफाइल चेक करता है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि घोड़े को कुछ देर और आराम करने की ज़रूरत है। तभी उसे एक अजीब सी जगह दिखती है, तो वो तामापूची से पूछता है कि ये कौन सी जगह है, और वो उनसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो ये जगह थोड़ी देर के लिए घूम सकती हो। जिसे सुनकर वो दोनों यहाँ पर बहुत खुश हो जाती हैं। तभी उनके पीछे आरिसा भी चली जाती है, और तभी इचिरो कहता है कि तुम लोग वहाँ पर खूब मजे करना, और जब जाने का वक्त होगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। और तभी इचिरो एक जगह पे बैठ जाता है, और तभी वहाँ पर आरिसा आती है और वो इचिरो से कहती है कि तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। जिसके बाद आरिसा उसे एक अजीब सी जगह पर ले जाती है, जिसे देखकर इचिरो कहता है कि ये जगह काफी अजीब है, मैंने इसे पहले कभी ना कभी देखा है। और तभी इचिरो को अपना फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पर उसके सामने एक छोटी लड़की होती है, जो कि उसे जिंदगी के बारे में बता रही थी कि जिंदगी कितनी छोटी होती है और एक गॉड की जिंदगी कितनी ज्यादा होती है। और जिसके पीछे से इचिरो आता है और उसे बोलता है कि क्या रीइंकार्नेट असलियत में होता है क्या, या फिर ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। तभी आरिसा उसे जगाने की कोशिश करती है, क्योंकि इचिरो अपने ही ख्यालों में कहीं खो गया था। लेकिन इचिरो यहाँ पर होश में तो आ गया था, पर लेकिन उसी लड़की के बारे में सोचता है और कहता है कि वो लड़की कौन थी, क्योंकि आज से पहले वो इस लड़की से कभी नहीं मिला था। जिसके बाद इचिरो अपने पूरे होश में आ जाता है और अपनी पावर से इस जगह को जानने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि ये जगह एक ट्रैवल गेट है। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे हम गेम में चीट करके कुछ लेवल स्किप कर देते हैं। और तभी आरिसा उसे कहती है कि क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो क्या, जिस पर इचिरो कहता है कि नहीं, मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। इतना सब कह के वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद इचिरो मैजिक सीखने की कोशिश करने लगता है। उसी के साथ वो कुछ नए मैजिक बनाने के भी सोचता है, लेकिन उसको कुछ भी हाथ नहीं आता। और तभी उसकी नज़र मैप पे जाती है और वो देखता है कि उसके आसपास कोई ऐसा है जिसे वो अच्छे से जानता है। यहाँ पर उसे अच्छे से समझ आ जाता है कि ये सभी तो रैटमैन है। जिसके बाद इचिरो रैटमैन से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर सभी रैटमैन उसे शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उसने प्रिंसेस की जान बचाई थी। जिसके बाद वो रैटमैन कहते हैं कि हमें एक जरूरी काम है, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। जिस पर इचिरो कहता है कि कोई बात नहीं, हम कल मिलते हैं। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इचिरो एक जगह पर बैठा था। तभी वो अपनी इन्वेंट्री को चेक करता है, जहाँ पर वो सोचता है कि मेरी इन्वेंट्री ज्यादा बेस्ट है या फिर आरिटा का आइटम बॉक्स। जिसके बाद वो बहुत सारी चीजों को निकालता और रखता है और अपने इन बॉक्स को चेक करने लगता है, जहाँ पर वो अपने आइटम बॉक्स में एक जलते हुए कागज को डालता है और उसे निकाल लेता है।
है, जिस पर उसकी आग बुझ जाती है और उसे समझ लग जाता है कि मेरी इन्वेंट्री आरिटा के आइटम बॉक्स से काफी ज्यादा अच्छी है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी लोग फिर से अपने सफर पर निकल जाते हैं। यहाँ पर उनकी मुलाकात फिर से उन रैटमैन से होती है, जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर एक रैटमैन की ग्रेव पर आते हैं। वो रैटमैन जिसने अपनी जान कुर्बान कर दी मिया की जान बचाने के लिए। जिसके बाद मिया उसके रिप के पास जाती है और उसे शुक्रिया कहती है। इसी के साथ मिया यहाँ पर प्रे भी करती है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। तभी उसकी प्रेयर की वजह से ये ट्री यहाँ पर ग्लो करने लगता है। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और वो आगे देखते हैं कि एक इंसान एक औरत को परेशान कर रहा है। तभी इचिरो उसका चेहरा देखता है और लीसा उसे कहती है कि तुम्हें इससे बचकर रहना होगा, क्योंकि ये एक बुरा आदमी है। क्योंकि मैं इसे एक बार सिटी में मिली थी, जहाँ पर ये मेरे पैसे टैक्स के नाम पर चोरी कर रहा था। जहाँ पे थोड़ी देर बाद ये आदमी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद इचिरो उन लोगों के पास जाता है और उनको एक मैजिक पोशन देता है, क्योंकि उन सब की हालत काफी ज्यादा खराब थी और वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। जिसके बाद वो दोनों उसे शुक्रिया कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें वहाँ पर उन सभी को दिखाया जाता है। वो सभी यहाँ पर आराम करने के लिए रुके थे। तभी यहाँ पर सभी लोग एंजॉय कर रहे थे और आरिसा और इचिरो यहाँ पर एक मैजिक पोशन बनाने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद यहाँ पर इचिरो एक बहुत ही अच्छे पोशन बनाता है, जिससे इंसान की हेल्थ बहुत ही जल्दी रिकवर होती है। जिसके बाद वो एक वाइल उठाता है जिसमें वो ये पोशन स्टोर कर सके। तभी वो उसके नीचे दिखता है, उसके नीचे एक मैजिक सर्कल बना हुआ होता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसका आइटम अब खत्म होने वाला है। जिसके बाद वो अपने आसपास की सिटीज को ढूंढने लगता है। तभी मैप में उसे एक नोकी नाम की सिटी मिलती है। कुछ समय बाद वो एक नोकी सिटी पहुंच जाते हैं। तभी वो लीसा के साथ एक शॉप पे जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक इंसान से होती है जो बहुत ही तेजी से वहां से भाग रहा था। जिसके बाद वो लोग एक शॉप के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है और वो उनसे पूछती है कि तुम्हें क्या क्या चाहिए। जिसके बाद इचिरो अपनी सारी आइटम का नाम बता देता है कि उसको क्या क्या चाहिए। जिस पर वो लेडी कहती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें सारा सामान दे देती, पर तुमसे पहले जो इंसान आया था वो सारी आइटम लेकर चला गया। जिसके बाद इचिरो शॉप के बाहर निकलता है और लीसा से कहता है कि तुम अब यहाँ से जा सकती हो, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इचिरो अपनी जेब से कुछ निकालता है जो कि कुछ मैजिक स्क्रॉल्स थे जो उसने उस शॉप से बाय किए थे। जिसके बाद वो यहाँ पर जल्दी जल्दी मैजिक सीखने लगता है। जिसके बाद वो यहाँ पर घूमने लगता है ताकि वो अपने मैप को अच्छे से अनलॉक कर सके। तभी वो चलते चलते एक बाउंड्री को क्रॉस कर लेता है और तभी उसे पता लगता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं और तभी अचानक कुछ लोग उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। वो उनके हमले से बचता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है और वो लोग नहीं सुनते और उसके ऊपर हमला करते रहते हैं। और तभी इचिरो को उन सभी के लोगों के साथ एक लड़की दिखाई देती है, जहाँ पर इचिरो कहता है कि देखो मेरे ऊपर हमला मत करो, मुझे तुम लोगों से नहीं लड़ना है। लेकिन वो लड़की इचिरो की बात नहीं सुनती और उसके ऊपर लगातार हमला करती रहती है और वो कहती है कि मेरा मैजिक तुम्हारे ऊपर असर क्यों नहीं कर रहा। जहाँ पर अब उसे लड़की को लगता है कि वो अब उससे हार जाएगी। जिसके बाद वो अपने मास्टर को यहाँ बुलाती है। वो एक विच होती है। वो इचिरो से बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करती है और अपना नाम बताती है। वो सब उसने इसलिए किया था क्योंकि इचिरो के पास एक बहुत ही काम की चीज है। जिसके बाद विच इचिरो को एक जगह पे ले जाती है। वहाँ पर उसे कहती है कि मुझे माफ करना, हम लोगों ने आपको बिना जाने ही आपके ऊपर हमला कर दिया। जहाँ पर इचिरो कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ घूमने आया था। अब यहाँ पर उनकी बात हो जाती है, जहाँ पर विच अपनी स्टूडेंट्स को कहती है कि तुमने वो पोशन बना लिया क्या। तभी इचिरो उस विच से पूछता है कि तुम इतना सारा पोशन का क्या करोगी। जिस पर वो विच बोलती है कि हम इसे शीशे में भरकर बेचते हैं। जिसके बाद इचिरो उस विच के साथ वहां से बाहर निकलता है और विच उसके लिए रास्ता बना देती है ताकि वो इस जंगल से आसानी से बाहर निकल आए। जिसके बाद सीन कट होता है और हम इचिरो को एक घर में देखते हैं जहाँ पर वो कॉफी पी रहा था। जहाँ पर उसकी नजर दो लोगों के ऊपर जाती है। वो दोनों आपस में झगड़ रहे थे और तभी यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसका इचिरो काफी देर से इंतजार कर रहा था। जहाँ पर इचिरो उसे काम के बारे में पूछता है। यहाँ पर वो कहता है कि ये काम इतना भी आसान नहीं है और अगर तुम्हें वाइज बनाना सीखना है तो तुम मेरे यहाँ सीख रखते हो। जिसके बाद फिर से इचिरो उन दोनों को देखने लगता है। वो जितना उनको देखता है वो लोग उतने ही अजीब लगते हैं और तभी कुछ ही देर में यहाँ पर मिया, नाना और अरिसा आ जाते हैं। जिसके बाद वो इचिरो को अपने साथ ले जाते हैं और तभी वो मैप में नोटिस करता है कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे और वो कुछ ही देर में समझ आता है कि वो लोग एक विच के स्टूडेंट्स
हैं। जिसके बाद सीन कट होता है और हमें इना को दिखाया जाता है जो कि एक विच की स्टूडेंट है। यहाँ पर कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे और तभी यहाँ पर इचिरो आ जाता है और वो इना को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और मैं इन सभी को संभाल लूंगा। पर इना थोड़ी दूर जाती है और उसकी गाड़ी की एक दीवार से टक्कर हो जाती है, जिस वजह से उसका पूरा कार्ट तबाह हो जाता है, जिस वजह से उसके काफी सारे पोर्शंस यहाँ पर तबाह हो जाते हैं क्योंकि वो टूट गए थे। ये देखकर इना रोने लगती है क्योंकि उन्हें बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। इसके बाद सीन कट होता है और इचिरो एक बिजनेसमैन के पास जाता है ताकि वो थोड़े पोर्शंस खरीद सके, पर उस आदमी को अर्जेंट पोर्शंस चाहिए थे। जिस पर इचिरो बोलता है कि हमें माफ करना, हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें इसके काफी सारे पोर्शंस खराब हो गए। इस बार हम आपको सारे पोर्शंस डिलीवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो आदमी इचिरो की बात बिल्कुल भी नहीं मानता और वो काफी गुस्से में उससे बात भी करता है। और तभी इचिरो की नजर उसके पीछे खड़े हुए इंसान के ऊपर जाती है और तभी उसे याद आता है ये तो वही बुरा इंसान है जो कुछ लोगों को परेशान कर रहा था। और तभी वो इंसान बोलता है कि हमारे बीच एक समझौता हुआ था, अगर तुम लोग उसे डिलीवर नहीं कर पाओगे तो हम ये समझौता कैंसिल करते हैं और अगर तुम शाम होने से पहले 300 पोर्शंस लेकर आओगे तो ये डील कहीं नहीं जाएगी और हमारा ट्रस्ट तुम्हारे ऊपर और बढ़ेगा। और अगर तुम लोग ये ऐसा नहीं कर पाओगे तो हमें ये डील तोड़नी पड़ेगी। पर थोड़ी देर बाद इचिरो को यहाँ पर सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाता है और फिर उसे याद आता है कि कैफे के अंदर ये दोनों ही थे जो किसी बात के ऊपर झगड़ रहे थे और डील कैंसिल करने को कह रहे थे और इसका मतलब ये सभी इन्हीं का प्लान था। और जिसके बाद इचिरो अपनी और भी स्किल को इम्प्रूव करता है और उन सभी से थोड़े समय की डिमांड करता है ताकि वो सभी पोर्शंस को कंप्लीट करके उन्हें दे पाए। अब वो आदमी उनकी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहा था और वो सोचता है कि ये लड़का एक ही दिन में सारे पोर्शंस कंप्लीट नहीं कर पाएगा। जिसके बाद वो आदमी एक कनेडियन का उसे एक सर्टिफिकेट दे देता है। इसके बाद सीन कट होता है और इन्हें इचिरो से पूछ रही थी कि हम शाम तक ये डील कैसे पूरी करेंगे। वो बोलती है कि अगर हम पूरी मेहनत करें पर पोर्शन तो बन जाएगा, पर उन्हें स्टोर करने के लिए एक शीशी की जरूरत पड़ेगी जो कि हमारे पास एक भी नहीं है। जिस पर इचिरो कहता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक तरीका है। जिसके बाद इचिरो उसी इंसान के पास जाता है जिसे वो कल मिला था, पर वो आदमी उसे मना कर देता है और बोलता है कि इतनी सारे बोतल बनाने में काफी टाइम लगता है और ये नामुमकिन है एक दिन में, और वो आदमी उसकी मदद करने से मना कर देता है। जिस पर इचिरो कहता है कि आपको नहीं मदद करनी है तो मत कीजिए, पर हमें आपका स्टोर एक दिन के लिए चाहिए ताकि हम वाइन बना पाए। पर यहाँ पर वो आदमी काफी अच्छे दिल का निकलता है जहाँ पर वो कहता है कि अगर तुम्हें मेरी और मेरे स्टोर की जरूरत हो तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। और ये सुनकर इचिरो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे थैंक यू कहता है। अब वो लोग स्टोर के अंदर आ जाते हैं और वाइस बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे वो सब सही से नहीं बन पा रहे थे क्योंकि ये उनका फर्स्ट टाइम था। और तभी हमें इचिरो को दिखाया जाता है जिसने यहाँ कुछ ही देर में काफी सारे वाइस बना दिए थे, लेकिन उनको सूखने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पर मिया अपने मैजिक पावर से उसे सुखा रही थी ताकि काम जल्दी से जल्दी हो जाए। पर शाम तक उनका सभी काम खत्म हो जाता है और वो सब अभी फ्री हो चुके थे। और इतनी ही देर में यहाँ पर वो बुरे लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुमने बिना परमिशन के यहाँ पर वाइस बनाई, जो कि ऐसा करना यहाँ पर इलीगल है। जिस पर इचिरो कहता है कि देखो हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, हम यहाँ पर सिर्फ वाइस बनाना सीख रहे हैं। पर अब वो बुरा आदमी इनकी बात नहीं सुनता और यहाँ पर चीजों को तोड़ने के लिए कह देता है। थोड़ी देर में यहाँ पर आरिसा उन टुकड़ों को उठाती है और बोलती है कि ये तो हमारे नहीं है। जिस पर इचिरो कहता है कि मुझे पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसीलिए मैंने वाइस को ऐसी जगह पर छुपा दिया था जहाँ पर उसे कोई भी ढूंढ ना पाए। जहाँ पर आरिसा कहती है कि ऐसी ये कौन सी जगह है जहाँ पर तुमने ये सब छुपा दिया। और तभी इचिरो अपनी इन्वेंट्री को खोलता है और सभी चीजों को बाहर निकालता है। जिसके बाद सीन कट होता है और हमें फिर से वही आदमी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो आदमी इचिरो से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुमने 300 बोतल कंप्लीट कर लिए हैं क्या। जिसके बाद इचिरो उनके पास जाता है और उन्हें डिलीवरी रसीद दे देता है और ये सब देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिर ये लड़के ने ऐसा कैसे कर दिया, बल्कि हमने तो इसकी सारी बोतलों को तोड़वा दिया था। फिर वो आदमी इचिरो को इग्नोर करने लगता है ताकि जल्द से जल्द शाम हो जाए और
उसे साइन ना करना पड़े और ये डील यहीं पर कैंसिल हो जाए। और तभी इचिरो उसकी चाल समझ आता है और यहीं पे दूसरा आदमी आ जाता है और वो आदमी कहता है कि रहने दो, ये आदमी बहुत घमंडी है और मैं तुम्हारे पेपर पर साइन कर देता हूँ, क्योंकि वो आदमी भी एक काउंटर था। और वो आदमी कहता है कि तुम्हारी वजह से किंगडम के लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा और तुम काफी बुरे इंसान भी हो। और वो काउंटर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, पर वो आदमी उसकी भी बात ध्यान से नहीं सुन रहा था। जिसके बाद काउंट अपनी तलवार को बाहर निकालने लगता है। इतनी देर में ही इचिरो उन दोनों आदमी को अच्छे से सबक सिखा देता है। इचिरो उन दोनों को इतना मारता है कि मारते मारते उन दोनों को बेहोश कर देता है। जिस पर काउंट कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो मेरा काम है। जिस पर इचिरो कहता है कि तुम्हारे आसपास बच्चे हैं तो आप स्वॉर्ड से इनको सबक नहीं सिखा सकते। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और इचिरो अपने दोस्तों के साथ वापस सफर पे निकल जाता है। जिसके बाद हमें ज़ेना को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके पास एक लेटर आया हुआ था जो कि इचिरो ने भेजा था, जहाँ पर उसने अपनी जर्नी के बारे में ज़ेना को बताया था कि आखिर वो उसकी जर्नी कैसे चल रही है। तो आज की कहानी इतनी ही थी और अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।